हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास विज्ञान चैप्टर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। अध्याय 1 में हमने जो पढ़ा था, जो हम भोजन खाते थे, विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने आपको बताया था। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, वहाँ पे हमने चावल के बारे में, दाल चपाती, सब्जियों के बारे में, अन्य जैसे कि मछली, मांस, इस 3 चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। मतलब अन्न का एक व्यंजन होता है और दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल होती है या मांस का कोई व्यंजन होता है या फिर कोई सब्जी होती है। और इसमें अन्य चीज़ में दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकता है। हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वो खा लेते हैं जो भी रास्ते में हमें उपलब्ध मिलता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई व्यंजन बनाते हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा उसमें कच्ची कई सामग्रियाँ बनी होती हैं। अब जैसे ये है 2.1 में विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं, राज्य, और उन राज्यों में जो कुछ सामान्य भोजन खाया जाता है वो है। जैसे कि क्षेत्र है पंजाब, राज्य पंजाब है, वहाँ का जो अन्य व्यंजन है वो मक्के की रोटी है। और दाल मांस व्यंजन राजमा है। सब्जियों में सरसों का साग है। अन्य व्यंजन में दही घी है। अब आंध्र प्रदेश है, जैसे कि उसमें चावल है। अन्य व्यंजन दाल मांस में अरहर की दाल और रसम है। सब्जियों में कुंदरू है। अन्य व्यंजन में मट्ठा घी अचार है। जैसे कि इस तरह से। दूसरे ये हमें जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? मतलब कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक होते हैं। ये जो कच्ची सामग्री होती है इसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। मतलब जो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, उन घटकों को हम पोषक घटक कहते हैं। हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक होते हैं हमारे भोजन में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, वसा, विटामिन, खनिज तथा लवण होते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यकता है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो ये सब हम जानेंगे इसमें 2.2 आकृति में। अब जैसे ये है कि कुछ साधारण विधि से भी जान सकते हैं कि कच्ची सामग्रियों में पके हुए भोजन में कौन सा या एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कच्ची सामग्री में या पके हुए भोजन में कौन सा या फिर पोषक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो परीक्षण है वो अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा बहुत आसान है, यानी कि बहुत सरल है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको सोडियम कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। मतलब आपको ये परीक्षण करने के लिए आयोडीन कॉपर सल्फेट चाहिएगा और कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी, विलयनों की ज़रूरत होगी। आपको कुछ परीक्षणियों तथा ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो जैसे कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। तो इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, यदि आपको कोई विलयन ज़रूरी चाहिए और वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं।
आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मंड हैं और शर्करा के रूप में होते हैं। जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। अब हम पहले इसका विलयन कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इसमें कुछ परीक्षण बताए गए हैं आयोडीन के, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा वगैरह। इसके लिए परीक्षण चाहिए होता है और उसके लिए ये कुछ बताए गए हैं आपको। ये यहाँ पे देखिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। मतलब कि तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली है, उसमें कुछ बूंदे हम टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। कॉपर सल्फेट विलयंस 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो इससे ये घोल बन जाएगा। 100 किलोमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो कहने का ये है मतलब कि आपको 2 ग्राम तो कॉपर सल्फेट चाहिए और 10 ग्राम कास्टिक सोडा चाहिए। तो जो कास्टिक सोडा है वो तो सबके घरों में मिलता है, लेकिन और जो कॉपर सल्फेट है वो 2 ही ग्राम है तो वो नहीं मिलता जल्दी से। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम कास्टिक सोडा हमें चाहिए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, अब हम मंड के बारे में जानेंगे, तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यह है क्रियाकलाप 2। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या ये नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि ये नीला और काला है तो इसमें हम जानेंगे कि इसमें मंड है, यानी कि मंड की उपस्थिति दर्शा रहा है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए इसमें मंड है या नहीं। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। अब हम इसका परीक्षण करने जा रहे हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और उसमें 10 बूंदे जल डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद, हमने बताया था 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद हमें कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। ठीक है, उसे अच्छी तरह हिलाना है और कुछ मिनट के लिए परत नली को रख दीजिए। आपने देखा क्या परख नली का जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो गया है? क्या परख नली का जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। काला या नीला जो है वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब वसा के लिए परीक्षण कीजिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अब ध्यान रखें अब आपको ये ध्यान रखना है कागज़ फट ना जाए। कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अभी आपने इसमें परीक्षण किया वसा का, तो आपने देखा कि कागज़ फट ना जाए। कागज़ को जब सीधा किया तो हमने ध्यान से देखा क्या इसमें तेल के धब्बे हैं, और फिर कागज़ को किसी प्रकाश के सामने हम लाए तो इसमें जो धब्बे होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। यानी कि अगर कागज़ पर तेल का धब्बा पड़ जाए तो उसमें हम पदार्थ में वसा की उपस्थिति मानते हैं, यानी कि वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब जैसे कि इसमें ये बताया था हमें, ये यहाँ पे जैसे ये है सारणी 2.2 में खाद्य पदार्थ है, उपस्थिति मंड, प्रोटीन और वसा, हमने तीनों के परीक्षण करके बताए हैं।
कच्चा आलू मंड, हाँ तो ये नीला या काला हो तो ये मंड की उपस्थिति दर्शाएगा। प्रोटीन में अगर ये बैंगनी हो तो ये प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। वसा में अगर तेल का धब्बा आ जाए कागज़ पे तो ये वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। इस तरह से, जैसे मूंगफली, हाँ दूध, प्रोटीन, हाँ कच्चा आलू, हाँ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। मतलब कि अगर ऐसी दशा हो तो आप पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ें और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दें, ताकि खाद्य पदार्थ से जो जल आया है वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यानी कि तेल का धब्बा रहे तो वसा उपस्थित है, अन्यथा वसा उपस्थित नहीं है। उसके बाद अब हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। इसमें विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। मतलब हमने इन तीनों का परीक्षण किया, उसमें विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ देखो, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। और वसा से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मतलब जो भोजन हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देता है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। मतलब प्रोटीन की आवश्यकता हमारी शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मतलब शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं? हम इसे शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। तो शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमें आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ए जो है हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी जो है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में और हमारे शरीर की सहायता करने में जो विटामिन डी का उपयोग होता है। हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से
हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। सूर्य की प्रकाश जो होता है उससे हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज आवश्यक है। तो विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अब आगे है इस आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब एक कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक मात्रा जो होती है वो दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। उदाहरण जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट एक समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्राक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो रुक्षांश को भी हम आहारी रेशे कह सकते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। तो पादप उत्पादों से हमारे खाने में किसकी पूर्ति होती है? रुक्षांश की पूर्ति होती है। रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत हैं वो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन के एक आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है। मतलब कि जल भोजन में उपस्थित पोषक हैं उनको अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकलने में भी हमारी सहायता करता है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अलावा हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो ये है संतुलित आहार, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है संतुलित आहार, आप देख लेना। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो आप एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं एक चार्ट तैयार कीजिए। क्या प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। किण्वित भोजन जैसे दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इस उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसे पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? ये पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? अभी हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं हमारे? तो छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं।
चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा नहीं होता, अंत उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं मैं ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो मोटापे का कारण क्या बनता है? भोजन में ज़्यादा वसा मोटापे का कारण बनता है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष भोजन पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का वृद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना और त्वचा की बीमारियाँ, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से ये दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, मतलब कि उन्हें ना मिले, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ होगा। तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हम संतुलित आहार लेके कर सकते हैं। अगर हम संतुलित आहार खाएं तो हम इन अभावजन्य रोगों को रोक सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्व का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो अब जैसे ये सारणी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप इसको देखो एक बार। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। तो ये विटामिन खनिज है, विटामिन ए। और विटामिन ए में जो अभावजन्य रोग हैं वो हैं क्षीणता और दृष्टिहीनता। और जो इसके लक्षण होते हैं वो कमज़ोर दृष्टि होती है, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। दूसरा है विटामिन B1। इसका रोग होता है बेरी के जो लक्षण हैं वो दुर्बल पेशियाँ हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। तीसरा है विटामिन C। इसका रोग है स्कर्वी के लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D इसके रोग है रिकेट्स, लक्षण है अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियाँ और दंतरक्षी इसका रोग है, लक्षण है कमज़ोर अस्थियाँ और दंतक्षय। आयोडीन घेगा गॉइटर ये रोग है और इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह इसका रोग है अरक्तता, इसके लक्षण है कमजोरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये आप बच्चों अच्छी तरह से देख लेना। इसके कुछ प्रमुख शब्द हम देख लेते हैं। संतुलित आहार है बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, वृक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहार, रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। मतलब संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पर्याप्त वृक्षांश होते हैं और जल भी उचित मात्रा में उपस्थित रहता है।
हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।